वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया। क्या भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक सोची समझी भौगोलिक रणनीति थी या एक ऐसे ब्रिटिश वकील की खींची गई अंधी लकीर जिसने कभी भारत का नक्शा तक देखा नहीं था? आइए खोलते हैं 1947 के बाउंड्री कमीशन यानी सीमा आयोग की वो फाइलें जिनमें करोड़ों जिंदगियों का सौदा सिर्फ 36 दिनों के भीतर कर दिया गया। हम 15 अगस्त की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त की रात तक किसी भारतीय या पाकिस्तानी को यह पता तक नहीं था कि उसका घर किस देश में है। लाखों लोग इस भ्रम में सोए कि वे भारत में हैं और सुबह उठे तो पता चला कि उनका गांव पाकिस्तान में जा चुका है। यह कोई कुदरती आपदा नहीं थी, ये एक ब्रिटिश साजिश थी। आज हम आपको उस आदमी की फाइल दिखाएंगे जिसे इस कत्लेआम का ठेका दिया गया था। सिरिल रेडक्लिफ ब्राउन, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कभी भारत की धरती पर कदम नहीं रखा। आज हम दस्तावेजों की उस गहराई में उतरेंगे जहां से आपको पता चलेगा कि कैसे नदियों, खेतों और यहां तक कि एक घर के कमरे को भी दो देशों के बीच आधा आधा काट दिया गया। आज हम हवा में बातें नहीं करेंगे। आज हर पन्ना आपके सामने खुलेगा और आपकी आंखों पर पड़े पर्दे को खोल देगा। कहानी शुरू होती है जून 1947 में। माउंट बेटन को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाना था। इसके अध्यक्ष के रूप में माउंट बेटन ने सिरिल रेडक्लिफ ब्राउन को चुना। अब सवाल यह है कि मैं रेडक्लिफ को अंधा क्यों कह रहा हूं? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास की सबसे प्रामाणिक किताबों में से एक, जो कि है फ्रीडम एट मिडनाइट। मैं ये जानकारी आपको फ्रीडम एट मिडनाइट के पन्ना नंबर 200 पर अलग अलग संस्करणों में लिखे हैं जिस तरह से उसके आधार पर दे रहा हूं। इसे लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने लिखा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी और अमेरिकी पत्रकार और इतिहासकार थे। वो लिखते हैं कि रेडक्लिफ लंदन के एक बेहतरीन वकील जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेरिस यानी फ्रांस से आगे की यात्रा ही नहीं की थी। उन्होंने भारत का भूगोल, यहाँ की नदियां, यहाँ की संस्कृति या हिंदू मुस्लिम जनसांख्यिकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सरल भाषा में समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के बंटवारे का फैसला किसी ऐसे अनजान राहगीर को दे दें जिसे ये भी पता ना हो कि आपके घर में कितने कमरे हैं और रसोई कहाँ है। अंग्रेजों ने जानबूझकर एक अज्ञानी व्यक्ति को चुना ताकि कोई उन पर पक्षपात का आरोप ना लगा सके, लेकिन इस अज्ञानता की कीमत 10 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी जान देकर चुकाई। 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ पहली बार भारत की धरती पर उतरते हैं और उन्हें माउंट बेटन क्या कहते हैं? आपके पास 40 करोड़ लोगों के 4.5 लाख वर्ग मील के इलाके को 2 हिस्सों में बांटने का काम है, वो भी आपको सिर्फ 36 दिन में करना है। क्या यह संभव था? एक साधारण जमीन के मुकदमे में भारतीय अदालतों में सालों लग जाते हैं और रेडक्लिफ को 36 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा करना था। अब हम आपको बताते हैं कि रेडक्लिफ ने यह लकीर खींची कैसे। क्या वो पंजाब या बंगाल के गांव में गए? जी नहीं। रेडक्लिफ दिल्ली के एक शांत वातानुकूलित बंगले में बंद हो गए। ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर वॉन टंजलमैन अपनी पुस्तक इंडियन समर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एम्पायर में लिखती हैं कि रेडक्लिफ ने सीमा तय करने के लिए जो नक्शे इस्तेमाल किए वो सालों पुराने थे और जो जनसंख्या के आंकड़े इस्तेमाल किए गए वो 1941 की जनगणना के थे। 1941 से 1947 के बीच के 6 सालों में पंजाब और बंगाल की आबादी कहां से कहां पहुंच गई थी, इसका कोई हिसाब उनके पास नहीं था। नतीजा, रेडक्लिफ की लकीर ने ऐसी तबाही मचाई कि किसी का खेत भारत में रह गया और घर पाकिस्तान में। कहीं कहीं तो सीमा रेखा एक ही घर के बीच से होकर गुजरी, आंगन भारत में और बेडरूम पाकिस्तान में। यह कोई मजाक नहीं था, यह उस जल्दबाजी का नतीजा था जो माउंट बेटन ने अपने फायदे के लिए दिखाई थी। अब हम आपको इस एपिसोड के सबसे ब्रूटल फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। दशकों तक अंग्रेज ये दावा करते रहे कि माउंट बेटन ने
रेडक्लिफ के काम में कोई दखल नहीं दिया। लेकिन 1992 में एक ऐसा सच बाहर आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह सच किसने बताया? क्रिस्टोफर ब्यूमोंट ने। ब्यूमोंट कौन थे? वो 1947 में बाउंड्री कमीशन में सिरिल रेडक्लिफ के निजी सचिव थे। 1992 में ब्यूमोंट के परिवार ने उनके कुछ गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों के आधार पर यह साबित हो गया कि 9 अगस्त 11 अगस्त के बीच माउंटबेटन ने रेडक्लिफ पर भारी दबाव डाला और पंजाब के नक्शे में गुपचुप तरीके से बदलाव करवा दिए। ब्यूमोंट के दस्तावेजों के अनुसार फिरोजपुर और जीरा की तहसीलें जो पहले पाकिस्तान के हिस्से में जा रही थीं, उन्हें रातों रात काटकर भारत में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन अपने दोस्त बीकानेर के महाराज को खुश करना चाहते थे, जिनका पानी का हेडवर्कर्स फिरोजपुर में था। यानी करोड़ों लोगों की किस्मत दिल्ली के एक बंगले में सिगार पीते हुए 2 अंग्रेजों की दोस्ती की भेंट चढ़ रही थी। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे आखिरी सवाल पर। रेडक्लिफ ने अपना काम 9 से 12 अगस्त के बीच पूरा करके फाइल माउंटबेटन को सौंप दी। तो फिर इस बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा की घोषणा 15 अगस्त से पहले क्यों नहीं की गई? इसे 17 अगस्त को क्यों लागू किया गया? ब्रिटिश इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स अपनी प्रसिद्ध किताब एमिनेंट चर्चिलियंस में माउंटबेटन की इसी नीचता का पर्दाफाश करते हैं। वे दस्तावेजों के हवाले से बताते हैं कि माउंटबेटन को पता था कि सीमा रेखा घोषित होते ही भयानक दंगे होंगे और लाखों लोग लड़ेंगे। माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि 15 अगस्त की जो आज़ादी की पार्टी वो दुनिया को दिखा रहे हैं उसमें खून के धब्बे लगे। वो ब्रिटिश ताज की छवि को साफ रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फाइल को 17 अगस्त तक अपनी तिजोरी में दबाकर रख दिया था। यह बिल्कुल वैसा था जैसे एक डॉक्टर को पता हो कि मरीज के शरीर में जहर फैल रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट इसलिए छुपा ले ताकि अस्पताल का एनुअल डे खराब ना हो। जब 17 अगस्त को रेडियो पर लकीर का ऐलान हुआ, तब तक भारत और पाकिस्तान आजाद हो चुके थे। अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये दंगे तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। सिरिल रेडक्लिफ ब्राउन 17 अगस्त को ही भारत छोड़कर के वापस लंदन भाग गए। उन्होंने अपना 2000 पाउंड का वेतन यानी उनकी जो सैलरी थी वो भी नहीं ली, क्योंकि वो खुद उस कत्लेआम से डर गए थे जो कभी उनकी कलम से हुआ था। रेडक्लिफ पूरी जिंदगी फिर कभी भारत लौटकर नहीं आए। तो दोस्तों, ये था रेडक्लिफ लाइन का वो सच जो सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं बल्कि मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात था। जब आप इस सच को गहराई से दस्तावेजों के साथ समझते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और नेताओं की कहानी नहीं है। इतिहास उन फाइलों और गुप्त दस्तावेजों में दफन है जिन्हें हमसे दूर रखा गया। हमारा काम इस दर्द को कुरोद कर रोना नहीं है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना सशक्त और जागरूक बनाना है कि भविष्य में कोई रेडक्लिफ हमारे देश का भाग्य का फैसला बंद कमरों में बैठकर ना कर सके। सत्य को जानना ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश भारत तो बंट गया, लेकिन उन 565 रियासतों का क्या हुआ जिन्हें अंग्रेजों ने खुला छोड़ दिया था कि वे या तो भारत में जाएं या पाकिस्तान में। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में, द कश्मीर फाइल्स। 26 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह ने जिस कागज पर हस्ताक्षर किए थे उसमें असल में शर्तें क्या लिखी थीं? क्या सच में कश्मीर भारत का एक अटूट अंग उसी दिन बन गया था, या पंडित नेहरू के एक फैसले ने इतिहास की धारा मोड़ दी थी? दस्तावेजों के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में, देखना मत भूलिएगा।